पहाड़ों के बीच पालमपुर गांव बसा हुआ था। उस पूरे गांव में हरियाली और उपजाऊ जमीन ही नजर आया करती थी। दूर दूर से सैलानी पालमपुर की हरियाली और उपजाऊ जमीन में रंग बिरंगी खेती देखने के लिए आया करते थे। एक दिन दूसरे गांव का व्यक्ति भीष्मा अपने दोस्त मोहन से बोला, मोहन, काफी दिन हो गए ना, हम दोनों कहीं घूमने नहीं गए। मैंने सुना है कि अपने गांव के करीब ही पालमपुर गांव में बहुत सुंदर हरियाली है। क्यों ना इस बार हम दोनों वहीं घूमने चले? तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। चलो यार, अपनी मोटर बाइक पर उसी गांव में घूमने के लिए चलते हैं। भीष्मा और मोहन अपनी मोटरसाइकिल लेकर पालमपुर पहुंचकर वहां की सुंदरता देखते हुए बोले, वाकई यार, पालमपुर गांव तो बहुत सुंदर है। हमें हर साल पालमपुर घूमने आना चाहिए। तभी उन दोनों के कानों में एक स्त्री की आवाज टकराई, कैमरा ले लो, कैमरा ले लो। बहुत ही पुराना एंटीक कैमरा है और मैं बहुत सस्ते में दे दूंगी। भीष्मा और मोहन उस स्त्री के पास पहुंच गए। कैमरा तो वाकई बहुत पुराना मालूम पड़ता है। क्या ये अभी काम करता है? हाँ बाबूजी, ये कोई मामूली कैमरा नहीं है, बल्कि ये एंटीक कैमरा है। शहर में इसको खरीदोगे तो कम से कम 2 लाख रुपए का मिलेगा। और तुम ये कैमरा हमें कितने में दोगी? मैं ये कैमरा आपको सिर्फ 10,000 रुपए में दे दूंगी, क्योंकि आप हमारे गांव के सैलानी हो और हम सैलानियों से ज्यादा रकम नहीं वसूलते। भीष्मा ने तुरंत अपनी जेब से 10,000 रुपए निकालकर उस स्त्री को दे दिए। वो स्त्री खुश होती हुई सीधे अपने घर चली गई। घर पर उसका पति सुखदेव उसका ही इंतजार कर रहा था। आज कितने रुपए का चूना लगा कर आई हो चित्रा? आज पूरे 10,000 रुपए का चूना लगाया है मैंने। वो कैसे? आप एक भंगार की दुकान से खराब कैमरा उठा लाए थे ना, उसी को मैंने 10,000 में बेच दिया। तुम्हारे दिमाग का भी जवाब नहीं। बस ऐसे ही गांव में सैलानी आते रहे और हम दोनों पति पत्नी उन्हें लूटते रहे। अगले दिन भीष्मा और मोहन उस कैमरे को बेचने के लिए शहर की एक बहुत बड़ी दुकान पर चले गए। भीष्मा दुकानदार से बोला, भाई साहब, मुझे इस कैमरे को बेचना है। दुकानदार कैमरा देखते हुए गौर से उन दोनों की ओर देखकर बोला, कितने रुपए में बेचना चाहते हो? कल मैंने इस कैमरे को 10,000 रुपए में खरीदा था। मैं इसे सिर्फ आपको 20,000 रुपए में दे दूंगा, क्योंकि बाजार में इसकी कीमत 2 लाख रुपए है। दुकानदार क्रोधित होता हुआ उन दोनों की ओर देखकर बोला, या तो तुम दोनों बहुत बड़े बेवकूफ हो या फिर मुझे बेवकूफ समझते हो। क्या कहना चाहते हैं आप? अरे इस कैमरे की कीमत 2 कौड़ी की भी नहीं है। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? ये कैमरा किसी कबाड़ी की दुकान से उठाया हुआ मालूम पड़ता है। लेकिन कल पालमपुर गांव में हमने जिससे ये कैमरा खरीदा था, उसने तो कहा था कि ये कैमरा एंटीक है। भीष्मा की बात सुनकर दुकानदार बोला, चलो निकलो यहाँ से, मेरा टाइम वेस्ट मत करो। भीष्मा और मोहन दुकान से मुंह लटकाकर बाहर निकल आए। मोहन भीष्मा से बोला, चिंता मत कर भीष्मा, हम पालमपुर गांव के मुखिया से शिकायत करेंगे। वो दोनों पालमपुर गांव चले गए और वहां के मुखिया से सारी घटना बताते हुए बोले, अब आप ही बताइए मुखिया जी, इस गांव के सदस्यों को आपके गांव की एक स्त्री लूट रही है। ऐसे तो आपके गांव का नाम बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा। हाँ, और मैं उस औरत को जानता हूँ, उसका नाम चित्रा है। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें इसके लिए मुझे 5,000 रुपए देने होंगे, क्योंकि मैं मुफ्त में किसी की मदद नहीं करता। ठीक है, मैं 5,000 रुपए देने के लिए तैयार हूँ। कम से कम मेरे 5,000 तो बचेंगे। ठीक है, मैं कैमरा उसके मुंह पर मार कर आऊंगा। भीष्मा ने 5,000 रुपए मुखिया को दे दिए। मुखिया भीष्मा और मोहन को लेकर चित्रा के घर पर चला गया और क्रोधित होकर चित्रा से बोला, चित्रा, तुम्हें शर्म नहीं आती? कबाड़ से उठाया हुआ कैमरा तुमने 10,000 रुपए में बेच दिया। इतना बोलकर मुखिया ने वो कैमरा चित्रा के मुंह पर मार दिया
और भीष्मा और मोहन की ओर देखकर बोला, देखो, अपने वादे के मुताबिक मैंने कैमरा चित्रा के मुंह पर मार दिया है। अब तुम दोनों जा सकते हो। अरे ये क्या बात हुई? मेरे पैसे तो दिलवाइए। सीधे तरीके से यहाँ से चले जाओ। बात कैमरा मुंह पर मारने की हुई थी, पैसे लौटाने की नहीं। मुझे तो लगता है कि ये पूरा का पूरा पालमपुर गांव ही लुटेरों का गांव है। मोहन और भीष्मा गुस्से से घर से बाहर आ गए। वो दोनों अपनी मोटरसाइकिल से पालमपुर के गांव से बाहर निकल आए और एक पेड़ के नीचे गुस्से से बात करने लगे। मैं तो तुम्हारी बातों में आकर फंस गया मोहन। मुझे पूरे 15,000 रुपए का चूना लग गया है। अब मैं पुलिस में इसकी रिपोर्ट करवाऊंगा। मुझे क्या पता था पूरा का पूरा गांव ही लुटेरों का गांव है। मुझे तो लगता था कि जैसी वहाँ की सुंदर हरियाली है उसी तरह वहाँ के लोग का दिल भी सुंदर होगा। और मेरे दोस्त, पुलिस में कंप्लेन करने से कोई फायदा नहीं होगा। तुमने देखा नहीं कि वहाँ का मुखिया भी गांव वालों से मिला हुआ है। तभी उस पेड़ के पीछे से अचानक एक सुंदर युवक निकलकर उन दोनों के सामने आकर खड़ा हो गया। कौन हो तुम दोनों? मैं तुम दोनों की बातें काफी देर से सुन रहा था। कहीं तुम पालमपुर गांव के बारे में बात तो नहीं कर रहे? हाँ भाई, पालमपुर गांव के बारे में ही बात कर रहे हैं। हम वहाँ घूमने गए थे, वहाँ पर हमें 15,000 रुपए का चूना लग गया। और तो और पालमपुर गांव का मुखिया भी बहुत बड़ा कपटी है। समझ गया। ना जाने कितने सैलानी वहाँ की ठगी का शिकार हुए हैं। तुम दोनों चिंता मत करो, अपने घर जाओ, तुम्हें तुम्हारे पैसे जरूर वापस मिलेंगे। बोल तो ऐसे रहे हो जैसे कि तुम कोई पुलिस वाले हो। नहीं, मैं पुलिस वाला नहीं हूँ, लेकिन झूठ भी नहीं बोल रहा। मुखिया स्वयं तुम्हारे पैसे लेकर तुम्हें ढूंढता हुआ तुम्हारे पास आएगा। मोहन और भीष्मा वहाँ से चले गए। वो सुंदर युवक पालमपुर गांव चला गया और वहाँ के मुखिया के पास जाकर बोला, मेरा नाम केतन है। कुछ देर पहले मुझे 2 नवयुवक मिले थे जो बता रहे थे कि पालमपुर गांव के लोगों ने 15,000 रुपए की उनके साथ ठगी की है। जिसे तुम ठगी कह रहे हो उसे पालमपुर गांव में धंधा कहा जाता है। जाओ, जाकर अपना काम करो। मुखिया जी, आप गांव के मुखिया हैं। आसपास के गांव ज्यादातर सूखे से ग्रसित हैं। सिर्फ आपके गांव में ही अच्छी वर्षा और सुंदर हरियाली और खेती होती है। इसके बावजूद भी आप लोगों के साथ धोखाधड़ी करते हैं। सोचिए, अगर ईश्वर ने आपसे ये सब कुछ छीन लिया तब आप क्या करेंगे? क्या आपके गांव में कोई सैलानी घूमने आएंगे? अगर इस गांव में बाढ़ भी आ जाएगी ना, तब भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमारे पास इतना अनाज इकट्ठा है कि हम वर्षों तक बैठकर खा सकते हैं। अचानक केतन की आंखों में क्रोध झलकने लगा। वो गुस्से से मुखिया की ओर देखकर बोला, तुमने अक्सर पानी की बाढ़ के बारे में सुना होगा, लेकिन कभी गर्मी की बाढ़ के बारे में सुना है? मेरे जाते ही गांव में ऐसी गर्मी की बाढ़ आएगी जिसके बारे में तुमने ना कभी कल्पना की होगी और ना ही कभी देखा होगा। तब देखता हूँ कि तुम्हारा अनाज तुम्हें कितने दिन जिंदा रख पाता है। याद रखना, हमारी अच्छाई और इंसानियत ही हमें जिंदा रखती है। इतना बोलकर केतन क्रोधित होकर गांव की सीमा से निकल गया। गांव की सीमा से निकलते ही अचानक आकाश से भयंकर धूल का बवंडर गिरने लगा और देखते ही देखते उस गांव को भयंकर गर्मी की बाढ़ की चपेट में ले लिया। सुखदेव पसीने से लथपथ मुखिया के पास आकर बोला, ये सब क्या हो रहा है मुखिया जी? ऐसा लगता है जैसे कि आकाश से गर्मी की बाढ़ आ गई हो। सारी हरियाली अचानक से सूख गई है और पूरे गांव में धूल का अजीब सा गुबार छाया हुआ है जिसमें असहनीय गर्मी है। कुछ ही दिनों के अंदर पालमपुर की हरियाली सूखे में परिवर्तित हो गई। पालमपुर गांव की नदी आकाश से गिर रही गर्मी की बाढ़ से सूख गई। पालमपुर के लोगों का अनाज गर्मी की वजह से सड़ गया। मुखिया चिंतित अवस्था में अपने गांव की असहनीय हालत देख रहा था कि तभी गांव का एक व्यक्ति आकर उससे बोला, मुखिया जी, मुझे तो लगता है कि ये सब हमारे कुकर्मों का ही फल है। शायद तुम सही कह रहे हो। हमारी गलतियों की सजा हमारे बच्चों तक को भुगतनी पड़ रही है। मुखिया जी, हमारे गांव में साफ पानी तक नहीं बचा। बच्चे अब प्यास से तड़प रहे हैं। तुम सब दूसरे गांव में जाकर मदद क्यों नहीं मांगते? मैं भी तुम्हारे साथ मदद मांगने के लिए चलूंगा।
दूसरे गांव वासी ने हम सबकी मदद करने से इनकार कर दिया है। उन सभी का कहना है कि पालमपुर गांव के लोगों ने सबको बहुत लूटा है। उनका ये भी कहना है कि हमारे साथ ऐसा ही होना चाहिए। ये सुनकर अचानक मुखिया के दिमाग में केतन के वाक्य दौड़ने लगे। जीवित वही रहता है जिसके दिल में इंसानियत होती है। मुखिया अचानक चीखते हुए उस व्यक्ति से बोला, मैं समझ गया, वो कोई मामूली युवक नहीं था, बल्कि कोई दैवीय या चमत्कारिक युवक था। जाओ, गांव के सभी लोगों के बीच ऐलान कर दो कि मैं सभी लोगों से कुछ बातचीत करना चाहता हूँ। कुछ ही देर में सभी गांव वाले गांव की चौपाल पर एकत्रित हो गए। मुखिया उन सभी से बोला, क्योंकि मेरी एक बात समझ में आ गई है कि जीने के लिए हमें साफ पानी, हरियाली और अन्न की आवश्यकता होती है। धन हमारा पेट नहीं भर सकता। सभी गांववासी मुखिया की बात से सहमत हो गए। काफी दिन बाद मुखिया, चित्रा और सुखदेव पता करते करते मोहन और भीष्मा के घर पहुंच गए। मुखिया भीष्मा को पैसे देते हुए बोला, ये लो तुम्हारे 15,000 रुपए। मैं पालमपुर गांव की तरफ से माफी मांगता हूँ। अब हमें समझ में आ गया है कि असली दौलत तो हमारे गांव में ही थी और हम कागज के टुकड़ों को ही सब कुछ समझ बैठे। ये बोलकर मुखिया, सुखदेव और चित्रा वहाँ से चले गए। वो तीनों कुछ ही दूर पहुँचे थे कि तभी केतन मुस्कुराता हुआ उनके सामने खड़ा हो गया। तो अब तुम्हारे गांव का माहौल कैसा है मुखिया जी? हमें क्षमा कर दो केतन, हमें अब सब कुछ समझ में आ गया है। इतना बोलकर केतन का रूप अचानक से एक साधु में परिवर्तित हो गया। मैं काफी दिनों से पालमपुर गांव के लोगों की शिकायतें सुन रहा था। जब पानी सर से ऊपर बढ़ गया तब मैंने तुम्हारे गांव को श्राप दिया, और श्राप का तोड़ यही था कि तुम्हारे दिल में इंसानियत जाग उठे, जो कि मुझे अब तुम सबकी आंखों में दिखाई दे रही है। अब तुम्हारे गांव में कदम रखते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि तुम सबके मन अब पूरी तरह से शुद्ध हो चुके हैं। इतना बोलकर वो साधु वहाँ से गायब हो गया। मुखिया, चित्रा और सुखदेव जैसे ही अपने गांव की सीमा पर पहुँचे, अचानक सब कुछ हरा भरा हो गया। स्नेहा एक बिन माँ की बच्ची थी जो अपने पिता के साथ रहती थी। उसके पिता श्रीकांत एक किसान थे। उन्होंने स्नेहा के लिए दूसरी माँ लाने का विचार किया और दूसरी शादी कर ली। पर श्रीकांत की दूसरी बीवी ममता स्नेहा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। एक दिन, स्नेहा, पूरे दिन तुम रोटियां तोड़ती रहती हो, कुछ काम धाम है या नहीं? हाँ बोलो माँ, आप क्या काम करवाना चाहती हैं? मैं कर दूंगी। ये लो पैसे और पास की सब्जी मंडी से सब्जी ले आओ। ठीक है माँ। स्नेहा पैसे लेकर सब्जी मंडी चली जाती है और जब वापस आती है तो, माँ आज तो सब्जी बहुत महंगी है। सारे पैसे उड़ाई क्या? माँ आज सब्जी मंडी में सब्जी महंगी होने की वजह से थोड़ी सी ही सब्जी आ पाई है। सब्जी महंगी थी या उन पैसों से चाट पकौड़ी खा ली है? मैं सब जानती हूँ। थोड़ी सी ढील दी नहीं और तेरा उड़ना शुरू हो जाता है। अब नहीं माँ, मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं खाया। चल रसोई में जा और खाना बना। खाना वाना कुछ बनाती नहीं, बहस करवा लो इस लड़की से। पता नहीं कब तक मूंग दलेगी मेरी छाती पर। स्नेहा रसोई में खाना बनाने चल देती है। मुझे कैसे न कैसे करके इस लड़की से अपना पीछा छुड़ाना होगा। बस मैं क्या करूं जो इस घर से चली जाए ये, नहीं तो मुझे जीवन भर इसे झेलना पड़ेगा। तभी ममता को एक उपाय सूझता है। ममता अपने सोने का हार स्नेहा के कमरे में छुपा देती है। सुनो जी, मेरा सोने का हार नहीं मिल रहा है। यहीं कहीं होगा, तुम रखकर भूल गई होगी। मैंने चारों तरफ देख लिया पर मुझे नहीं मिला। बस एक स्नेहा का कमरा रह गया है, उसकी तलाशी लेनी है। वो मेरी माँ ने दिया था। ये कैसी बात कर रही हो? आखिर स्नेहा तुम्हारा हार क्यों चुराएगी? मैंने कब कहा चुराएगी, पर एक बार तलाशी लेने दो, क्या जाता है। हाथ कंगन को आरसी क्या। ममता स्नेहा के कमरे की तलाशी लेती है। वहाँ उसे अपना सोने का हार मिल जाता है, क्योंकि ये हार उसी ने रखा था। देखा, मैं ना कहती थी, मेरा सोने का हार स्नेहा ने ही चुराया है। अब तो आपकी आंखों के आगे है। अब तो विश्वास हो गया ना कि स्नेहा चोर है।
इसकी नजर हमेशा मेरे सोने के हार पर रहती थी और आज तो उसने चुरा भी लिया। स्नेहा, ये क्या है? तुमने अपनी माँ का सोने का हार चुराया है? तुम्हें किस बात की कमी है जो तुमने ये सब किया? नहीं पापा, मैंने सोने का हार नहीं चुराया। मुझे नहीं पता ये हार कहाँ से आया। मैं भला हार क्यों चुराऊंगी पापा? ये तो मेरी आंखों के आगे ही तेरे कमरे से निकला है। अगर तूने नहीं चुराया तो ये हार तेरे कमरे में से कैसे निकला? एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। या तो इस घर में अब ये रहेगी या फिर मैं। कल को अगर मेरा कोई और सामान इसने चुरा लिया तो मैं तो कंगाल हो जाऊंगी ना। पापा, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे घर से मत निकालिए। आज के बाद आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मैं एक कोने में रहूंगी। माँ, मुझे घर से मत निकालो, मैं घर का सारा काम करूंगी। श्रीकांत चुपचाप खड़ा देखता रहता है, वो कुछ नहीं बोलता। स्नेहा अपनी आंखों में आंसू लेकर उस घर से निकल जाती है और रोते रोते एक जंगल की ओर चल पड़ती है। तभी स्नेहा को एक खरगोश दिखाई देता है जो झाड़ियों में फंसा होता है। ये खरगोश तो बहुत खूबसूरत है, पर ये तो झाड़ियों में फंसा हुआ है। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। इसे तो झाड़ियों से चोट भी लग गई है। वो उसे झाड़ियों से निकाल देती है और जड़ी बूटी को उसके घाव पर लगा देती है। खरगोश ठीक होकर जंगल की ओर भागता है। वो खरगोश के पीछे पीछे घने जंगल के अंदर पहुंच जाती है। अरे, मैं ये कहाँ आ गई? ये तो घना जंगल है, इसमें तो बहुत सारे जंगली जानवर भी रहते होंगे। अब मैं क्या करूं? स्नेहा उदास होकर बैठ जाती है। ऐसे बैठने से कुछ हासिल नहीं होगा, मुझे कुछ करना होगा। मैं घर वापस भी नहीं जा सकती, मेरा तो कोई ठिकाना भी नहीं है। मुझे यहीं पर रहना होगा, इस जंगल में। पर मैं इस घनघोर जंगल में जंगली जानवरों के बीच कैसे रहूंगी? अच्छा है, कोई जानवर मुझे खा जाए, क्योंकि अब मेरा जीवन निरर्थक है। पापा ने मुझे निकाल दिया और माँ मुझे छोड़कर चली गई। अब मैं जीकर भी क्या करूंगी? वो ऐसा विचार कर रही होती है, तभी वो खरगोश वहाँ आ जाता है। स्नेहा, तुम बहुत ही नेक लड़की हो, तुम ऐसा विचार कैसे कर सकती हो? तुम्हें तो अभी और जिंदगी जीनी है। स्नेहा चौंक जाती है और इधर उधर देखती है। स्नेहा, चौंको मत, मैं बोलने वाला खरगोश हूँ। तुमने मेरी जान बचाई, तुम इस जंगल में निश्चिंत होकर रह सकती हो। यहाँ पर रहने में मैं तुम्हारी मदद करूँगा और तुम्हारी रक्षा भी करूँगा। वो कैसे? इस जंगल के सभी जानवरों को मैं समझा दूंगा, तो वो तुम्हारे पास कभी नहीं आएंगे और तुम्हारे दोस्त बनकर रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारे इस जंगल में रहने के लिए मुझे एक घर की जरूरत होगी, पर मेरे पास तो कुछ है भी नहीं। इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। यहाँ पास में ही बहुत सारे गन्ने हैं, उसमें तुम अपना घर बना सकती हो। जाओ, एक मजबूत और खूबसूरत घर बनेगा। स्नेहा को विचार बहुत अच्छा लगता है। वो उन गन्नों को तोड़कर ले आती है और एक बहुत ही सुंदर घर बनाती है। साथ ही नहाने के लिए एक स्विमिंग पूल भी बनाती है, जो बहुत ही आकर्षक होता है। उसके गन्ने के बने हुए घर से जंगल में एक रौनक सी हो जाती है। ये तो बहुत ही सुंदर घर बना है, सभी घरों से बिल्कुल अलग। वो उस घर में रहने लग जाती है। जंगल के सभी जानवर उसकी मदद करते हैं। एक दिन एक शिकारी शिकार करने वहाँ आ जाता है और उसे वो घर दिखाई देता है। ये घर तो बहुत खूबसूरत है। ये मेरा घर है। मैं शिकार खेलते खेलते बहुत थक गया हूँ, क्या मैं इसमें थोड़ी देर रह सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। शिकारी थोड़ी देर आराम करता है और फिर शहर में जाकर सबको गन्ने के घर के बारे में बताता है। अब तो उसके गन्ने का घर बहुत ही प्रसिद्ध हो जाता है और वहाँ पर कुछ पर्यटक भी आने लगते हैं, जिससे स्नेहा की कुछ कमाई भी हो जाती है। स्नेहा अब उस गन्ने के घर में जंगल के जानवरों के साथ हंसी खुशी रहती है। मिर्जापुर गांव में माया देवी अपने 2 छोटे बच्चों के साथ रहती थी। बारिश के मौसम में एक दिन रात को बाढ़ आ जाती है और पूरा गांव पानी में डूब गया। गांव के लोग वहां से जान बचाकर भागे। माया देवी भी अपने छोटे बच्चों के साथ पड़ोस के सिकंदराबाद में पहुंची। माया को देखकर सिकंदराबाद का सरपंच आया और बोला, ए बुढ़िया, हमारे गांव में क्यों आई है? सरपंच जी, आप तो जानते ही हैं
कि हमारे गांव मिर्जापुर में बाढ़ ने अपना कहर दिखाना शुरू कर दिया है। इसलिए मुझे और मेरे 2 बच्चों को अपने गांव के बाहर ही रहने दो। तो जानती नहीं कि तेरे पति से मेरी दुश्मनी थी, तो मैं दुश्मनों को कैसे रख सकता हूँ। और वैसे भी तुम इतने गरीब हो, मैं विश्वास नहीं कर सकता कि तुम चोरी नहीं करोगे। सरपंच जी, हम समय काटने आए हैं, हम चोरी क्यों करेंगे? ए बुढ़िया, ज्यादा सयानी मत बन और अपने बच्चों को लेकर यहाँ से निकल जा। माया सरपंच के आगे खूब रोई, गिड़गिड़ाई, लेकिन सरपंच तेज तेज हंसता रहा और माया को गांव से बाहर निकाल दिया। माँ, अब हम क्या करेंगे? गांव में पानी है और दूसरे लोग गांव में घुसने नहीं दे रहे। अब हम कहाँ जाएं? जंगल के अलावा भी तो कोई रास्ता नहीं है। माँ, हम इस सड़क पर भी तो रह सकते हैं। नहीं बेटा, यहाँ भी पानी आ जाता है और अगर पानी नहीं भी आया तो सरपंच नहीं रहने देगा। हमें इसकी नजरों से दूर जंगल में ही जाना होगा। ईश्वर ने जो भी लिखा है नसीब में, वो तो होना ही है। माया अपने बच्चों को लेकर जंगल में चली जाती है। जंगल में बहुत सारे बांस के पेड़ हैं। वहाँ 2 आम के और बाकी फलों के पेड़ भी हैं। माँ, यहाँ तो गर्मी बिल्कुल नहीं है और बहुत सारे फल भी हैं। अब हम यहाँ पर पेट भर के खा सकते हैं और आराम से रह सकते हैं। हाँ माँ, अच्छा हुआ वहाँ बाढ़ आ गई, क्योंकि ना तो वहाँ फल मिलते थे और ना इतनी ठंडी अच्छी हवा। बच्चों, बाढ़ बहुत अच्छे के लिए आई। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि बाढ़ के कारण जान और माल दोनों का नुकसान होता है। और हम जंगल में रह सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ एक झोपड़ी बनानी होगी, नहीं तो जंगली जानवर हमें ही खा जाएंगे। लेकिन माँ, हम झोपड़ी कैसे बनाएंगे? हम लकड़ियों की मदद से झोपड़ी बनाएंगे। हाँ माँ, मैं पेड़ पर चढ़कर लकड़ी काट लाऊंगा। नहीं मेरे बच्चे, पेड़ों में भी जीवन होता है, हमें इन्हें नहीं काटना चाहिए। हम इनकी वजह से ही सांस लेते हैं और खाते पीते हैं। फिर हमारी झोपड़ी कैसे बनेगी माँ? वो सामने देखो, वहाँ पर कुछ सूखी लकड़ियाँ पड़ी हैं, हम उनसे अपनी झोपड़ी बनाएंगे। माया अपने बच्चों के साथ लकड़ी इकट्ठा करना शुरू कर देती है और कुछ घंटों की मेहनत के बाद वो पर्याप्त लकड़ी इकट्ठी कर लेते हैं। देव नदी की तरफ झोपड़ी के लिए फूस लेने चला जाता है। देव, अकेले वहाँ मत जाओ, पहले लकड़ी से झोपड़ी बना लेते हैं, बाद में फूस ले आएंगे। देव उसकी कोई बात नहीं सुनता और फूस उठाने चला गया। तभी देव की चीख निकली, क्योंकि उसे सांप ने काट लिया। क्या हुआ देव? माँ, मुझे सांप ने काट लिया। यह बात सुनकर माया और मोनी दोनों रोते हुए देव की तरफ दौड़े। देव भी बेहोश हो चुका था। देव, 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 बेटा, बेटा, हे भगवान, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? तुमने पहले पति छीन लिया, फिर घर और अब बेटा भी। भगवान, मेरा बेटा मुझे लौटा दो। तभी उन्हें एक आवाज आती है। माया, मैं जादुई बांस का घर हूँ। मैंने तुम्हारी बातें सुनी थी कि तुम अपने बच्चों को पेड़ों के बारे में समझा रही थी। ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तुम्हारे बेटे को अब वापस जिंदा कर रहा हूँ और तुम्हें रहने के लिए एक जादुई घर दे रहा हूँ, जिसमें तुम्हारा परिवार बिना किसी डर के रह पाएगा और तुम अन्य लोगों का भी भला कर पाओगी। मैं कोई सपना देख रही हूँ? अभी तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा और एक आलीशान घर भी आ जाएगा, जिसमें खाने का पूरा ध्यान रखा जाएगा। बस तुम अपनी आंखें बंद कर लो। माया और मोनी अपनी आंखें बंद करते हैं और जादुई बांस का घर बनकर तैयार हो गया, जो दिखने में बहुत ही सुंदर है। तभी देव भी जिंदा हो गया और उसने अपनी माँ को आवाज लगाई। माँ, माँ। देव, तू ठीक है? हाँ माँ, मैं तो सोया था और आपने तब तक इतना अच्छा घर बना दिया। घर? तीनों पीछे देखते हैं तो वो भी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वहाँ बांस का जादुई घर है। वो तीनों जल्दी से घर के अंदर जाते हैं। अंदर से वो घर नहीं, महल है। देव और मोनी को वो घर बहुत पसंद आता है। वो वहीं रहने लगे और खूब फल खाते। इसी तरह तीनों रहने लगे। माया और उसके बच्चों के कुछ दिन आराम से बीत गए। फिर उन्होंने एक दिन देखा कि सरपंच भी बाढ़ से बचकर जंगल में भाग आया है। माया, मुझे माफ कर दे और मेरे परिवार को अपने घर में रख ले। माया, मुझे माफ कर दे। माया, आपने हमें अपने गांव में नहीं आने दिया,
हम अपने गांव में क्यों आने दे? बेटा मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं सरपंच जी, आ जाइए घर में। सरपंच ने जैसे ही अपने परिवार के साथ घर में कदम रखने की कोशिश की, जादुई घर ने उसको बाहर फेंक दिया और बहुत तेजी से जंगल में भी बाढ़ आ गई, जिसमें सरपंच और उसका परिवार भी बह गया। लेकिन जादुई बांस के घर को कुछ नहीं हुआ, वो सही सलामत रहा। कुछ दिन में बाढ़ का कहर शांत हो गया और माया अपने बच्चों के साथ जंगल में ही रहने लगी।